नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिलचल खबरों के संग में मैं हूं उस्मान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर नारी सम्मान समारोह में सांसद किरण चौधरी ने वीरांगनाओं को किया सम्मानित। शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले 4 वर्षों के मुकाबले में सबसे कम नकल के मामले दर्ज। भारतीय नववर्ष उत्सव मंच ने मनाया हिंदू नववर्ष, शहर के चौराहों को सजाया। आर्य कन्या स्कूल द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। माता की अखंड ज्योत लेकर जय भवानी रथ दिल्ली के लिए हुआ रवाना। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में हरियाणा के पूर्व सैनिक संघ द्वारा वीर नारी सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। उन्होंने शहीदों की वीरांगनाओं तथा 80 साल या उससे अधिक उम्र की वीर महिलाओं को सम्मानित किया। किरण चौधरी ने कहा कि हमें गर्व है कि भिवानी व दादरी जिले के हर दूसरे व तीसरे घर में फौजी हैं। उन्होंने पंजाब के पटियाला शहर में 13 मार्च को पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल की पिटाई मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। किरण चौधरी ने कहा कि फौजी देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे में हमें सबसे बड़ा सम्मान फौजियों को देना चाहिए। वीर नारी सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पीएम मोदी को किसान हितैषी बताया। साथ ही उन्होंने पटियाला में कर्नल की पिटाई मामले की निंदा कर भिवानी के विकास के लिए कई योजनाएं गिनाई। किरण चौधरी ने कहा कि मैंने राज्यसभा में किसानों के हक में आवाज उठाई। कहा कि पीएम मोदी किसानों के लिए उठाई हर मांग पूरी करते हैं। साथ ही कहा कि बंसीलाल द्वारा बनवाई गई भिवानी की हवाई पट्टी का कंटेनर टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल करने की भी मांग की है, जिससे भिवानी का विकास हो और रोजगार बढ़े। वहीं मिनी क्यूबा भिवानी में खेल यूनिवर्सिटी का कॉलेज बनाने की भी मांग की। सरसों व गेहूं की खरीद के मामले में किरण चौधरी ने कहा कि हमें गर्व है कि हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है और कई फसलों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव पर बिकती है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 106 वर्षीय शांति देवी, 103 वर्षीय कैप्टन अमीलाल सिंह, वीर चक्र अवार्डी की धर्मपत्नी गीता देवी, वीरांगना संतोष देवी, वीरांगना सुनीता देवी, पूर्व सैनिकों का छोटी पंचायत के सरपंच और हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। आज मुझे स्पेशल इनवाइट किया गया था, जो कि सांसद श्रीमती किरण चौधरी ने यहाँ जो प्रोग्राम था उसके लिए बुलाया गया था। और जो मैं 13 साल से कंटिन्यू फौजी भाइयों के लिए सेवा दे रहा हूँ, उसके लिए मेरे सराहनीय काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, जिससे मुझे सम्मानित किया गया है। और इसके लिए मैं किरण चौधरी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूर्व सैनिकों की काफ़ी समस्याएं रहती हैं, वो भी आपके द्वारा यहाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 100% भूतपूर्व सैनिक की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैं उनके कोई पेंशन संबंधी रिलेटेड एडम साइड से कोई बच्चों की प्रॉब्लम हो, नाम चेंज वगैरह वगैरह, सारी प्रॉब्लम कोशिश करके जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम के द्वारा उनको रिकॉर्ड ऑफिस से सॉर्ट आउट करवाते हैं। और कोई पेंशन प्रॉब्लम हो उसको भी सॉर्ट आउट करके उसको ठीक जायज़ करेक्ट पेंशन का रेट दिया जाए, उसको किसी की भूतपूर्व सैनिक की प्रॉब्लम नहीं छोड़ी जाए किसी। जो पर आज एक्स सर्विसमैन लीग ने जो वीर नारी और 80 साल से ऊपर जो हमारे सैनिक हैं और पूर्व सैनिक जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया है और जो देश के प्रति मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी वीर नारियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही जो बुजुर्ग सैनिक 80 से ऊपर उनको सम्मानित किया है। और इसमें भारी तादाद में जो हमारे सैनिकों ने अच्छा काम किया है, जिन सैनिकों के बच्चे आईएएस या अच्छी ऊंची पोस्ट पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट और दादरी के अंदर जो एक्स सर्विसमैन फौजी आदमी जो सरपंच बने हैं या कोई भी सरकार के उच्च पदों पर पहुँचे, उनको सभी को सम्मानित किया। इसमें हज़ारों की तादाद में जो भी सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका सबका मैं धन्यवाद। और जो पत्रकार, छाया पत्रकार जो भी यहाँ पर आए हो, उनका भी एक्स सर्विसमैन लीग से और हमारे एक्स सर्विसमैन सभी फौजियों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष जो हिंदू वर्ष जो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है। हर तीसरा घर, दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी ज़रूर मिलेगा। देश की सेवा करने में
देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन करती हूँ। आप खुद एक फौजी की बेटी है, लेकिन पिछले दिनों 13 मार्च को पंजाब में कर्नल उसके बेटे की पंजाब पुलिस द्वारा पिटाई की गई। सीबीआई जांच तक की मांग की गई। यहाँ के फौजियों ने भी पंजाब सरकार का पुतला फूका विरोध किया। तो क्या मानते हैं इस प्रकार से पुलिस द्वारा एक सेना के अधिकारी की पिटाई को कैसे देखते हैं? देखो, फौजी जो भी हैं वो देश की सेवा करते हैं और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा सम्मान हमेशा, चाहे वो फौज में हो या रिटायर हो, उनको देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने सारी उम्र भर अपने घुटने रगड़े हैं सरहदों के ऊपर, जिनके जो हैं घर वालों ने जो हैं ये सारी जो हैं सारी बातें सही हैं कि ना घर पे रहे, बच्चे जो हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, सारा कुछ, इतनी सारी परेशानियां जो हैं हमारे जो हैं फौजी भाइयों की आती हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सम्मान जो है एक फ़ौजी को देना चाहिए कि जिसने इतनी सेवा करी है देश की, उसकी जो है उसकी उतना ही सम्मान उसको मिलना चाहिए। और जो पंजाब में हुआ है ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा जो है मैं समझती हूँ उनको मिलनी चाहिए। मतलब राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा है? भिवानी महेंद्रगढ़ इस क्षेत्र को लेकर के क्या मुख्य मांगे रही जो आप द्वारा उठाई गई? भिवानी तो घर है हमारा, भिवानी दादरी जो है, और आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ऐसे बातें मैंने उठाई हैं रेलवे स्टेशन की। अब आने वाले समय में करोड़ों रुपए भिवानी रेलवे स्टेशन को लगने जा रहे हैं। आपका मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा, नई यहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी, उसका भी पूरी तरह से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वैष्णव जी, उन्होंने पूरी तरह से जो है चिट्ठी पत्रवार के ज़रिए भी मेरे को लिख कर कहा है कि ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये मैं भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज समाप्त हो गई। इन परीक्षाओं में कुल 599 नकल के मामले दर्ज किए गए तथा 16 एफआईआर में 135 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। पत्रकार वार्ता में बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इन परीक्षाओं में 5,16,000 परीक्षार्थियों ने 1433 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं दी थी। इन परीक्षाओं के मूल्यांकन के कुल 126 सेंटर्स बनाए गए हैं तथा 10वीं कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 78 और 12वीं कक्षा के लिए 48 उत्तर पुस्तिका जांच केंद्र बनाए गए हैं। बताया कि 2 अप्रैल से 10वीं कक्षा तथा 4 अप्रैल से 12वीं कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, जो 24 अप्रैल तक चलेगा तथा समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में वर्ष 2025 की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा में सबसे कम 599 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2024 में 918, वर्ष 2023 में 1813, वर्ष 2022 में 3570 मामले नकल के दर्ज किए गए। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो 2025 की परीक्षाओं में 10 परीक्षा केंद्रों को रद्द करना पड़ा, जबकि 2025 में 29 परीक्षा केंद्र, 2023 में 40 तथा 2022 में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द की गई थी। अब की बार 2025 में सबसे कम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जो प्रदेश में नकल के मामलों में कमी को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि QR कोड, अल्फा न्यूमेरिकल कोड तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों ने नकल में काफी कमी लाई। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि 10वीं कक्षा के मैथ के पेपर में प्रश्न पत्र में प्रश्न बाहर से आने को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसकी अभी जांच पूरी नहीं हुई। जांच पूरी होने के बाद ही 10वीं के मैथ के पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यदि उन्हें CET एग्जाम के आदेश दिए जाते हैं तो बोर्ड इसके लिए पूर्णतया तैयार है। यह भी बड़ी रिलैक्सिंग न्यूज़ है कि पिछले 5 वर्षों का यदि हम सारा रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम UMC केसेस, अनफेयर मीन केसेस इस बार हुए हैं। आज का एग्ज़ाम जो हमारा था उसका UMC रिकॉर्ड भी हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है और इसी आधार पर थोड़ा सा ये आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई है। 599 टोटल UMC केसेस इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में हुए। सर, जो मार्किंग कब से शुरू हो रही है? अब जो कहा गया था कि इस बार जो है ऑनलाइन मार्किंग, उसके पीछे क्या उद्देश्य, ये चेंज कैसे किया जाए?
यह क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का सब सेक्शन है पहला पार्ट, उसके आधार पर मैं बता सकता हूँ कि 2 अप्रैल से हमारी सेकेंडरी और 4 अप्रैल से सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की मार्किंग शुरू हो रही है, जो कि लगभग 24 अप्रैल तक चलेंगी। यानी 15 वर्किंग डेज हम इसमें अपना लेकर चलते हैं और पूरी व्यवस्थाएं इसकी कर दी गई हैं, जिसमें एग्जामिनर्स जो होंगे उनकी भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं, रिजर्व स्टाफ भी रखा गया है, ऑब्जर्वर्स भी वहाँ रखे गए हैं, कुछ फ्लाइंग भी वहाँ नियुक्त की गई हैं, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। हमने जो टोटल सेंटर इसके लिए बनाए हैं, ये 126 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा के लिए 78 और 12वीं कक्षा के लिए 48 मार्किंग सेंटर हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कोशिश रही है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम आने तक का जो समय होता है ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल समय होता है विद्यार्थियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे कि पहले हमारी परंपरा रही है, उसी अनुरूप जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। हाँ, इसके लिए 45 दिन हमारा अब तक का शायद रहा है मिनिमम टाइम पीरियड जो रहा है। कोशिश रहेगी कि इसी पीरियड में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। टेस्टेड की परीक्षा सर कब तक होने की संभावना है और जो फॉर्म है वो दोबारा तो ले जा सकते हैं सर? देखिए, अभी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम हमारे संपन्न हुए हैं आज, 1-2 एग्ज़ाम ऐसे थे जो हम 4 अप्रैल को री एग्ज़ाम यानी करवा रहे हैं, क्योंकि 1, 4 और 5 अप्रैल यानी 1, 2, 3 को जैसा आप सभी को पता है बीच में एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होने के चांसेस थे। तो इसके बाद जब सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है, वो आ जाएंगे, फिर एक मीटिंग करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एस्टेट कब करवाया जाए। बाकी मैं इतना इस बारे में बता सकता हूं कि जल्दी से जल्दी हम एस्टेट करवाने जा रहे हैं। पुटअप किया है, ठीक बात है, कोई ना कोई मेरिट तो आदमी बताएगा ही जब कोई नया प्रोसेस अडॉप्ट करता है। जहाँ तक डबल क्वेश्चन का सवाल है, मैंने पहले बताया है, अनुभवी हमने हमारा टीचिंग स्टाफ लगाया जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, और आज नहीं 69 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इवेल्युएशन का काम सफलतापूर्वक करता आ रहा है, और अब से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं, मतलब एबनॉर्मल या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल बात ऐसी आई है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का जो युग है, कोई दो राय नहीं, काफ़ी स्टिक होती है, और इसमें जहाँ तक सवाल है कि कोई डबल क्वेश्चन यदि इवेलुएट हो जाएगा तो चेकिंग असिस्टेंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा बाकायदा हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में परफॉर्मा प्रोवाइड करवाते हैं आंसर शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन चेक हुआ, उसके अवार्ड उसमें एंटर कर दिए, दूसरा चेक हुआ, दूसरे कर दिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये तो अपने अपने एक्सक्यूजेज होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम के जो निर्णय लेने वाले जो अधिकारीगण थे उनको वो अच्छा लगा हो। सर, ऑडिट की बात आई, ऑडिट आप करवाएंगे या कोई और मांग करेगा उसके आगे? शिकायत वगैरह हो तब यह अभी विचाराधीन नहीं है, इसके बारे में तो आने वाले समय में ही कुछ फैसला लिया जाएगा। सीईटी को लेकर मीटिंग हुई थी, तो क्या संभावना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पास आने की कितनी % हो सकता है? देखिए, आश पर संसार चलता है। आश तो हमें है कि सरकार हमें इसके लिए योग्य समझे और हमें यह जिम्मेवारी दे। जहाँ तक सवाल हमारी तरफ से है, इसका हमारी एफिशिएंसी का, हमारे अधिकारियों और हमारे कर्मचारियों की कार्यशैली का, उस पर हमें पूरा भरोसा है, और उस मामले में हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। जैसे दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार की तरफ से आएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। सीटेट में जो वर्तमान संसाधन व्यापक है सर, और आवश्यकता आपको रहेगी नहीं, यदि गवर्नमेंट का आदेश देती है? देखिए, एचटेट एग्जाम जो है हम बड़ी सफलतापूर्वक पिछले काफ़ी लंबे समय से करवाते आ रहे हैं, और सीटेट का जो सीईटी का आपने बताया है, इसका भी प्रक्रिया इसकी वही है, कोई ऐसी बात हमारे नई नहीं है।
तो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। तो बोर्ड की बड़ी अचीवमेंट है होम डिस्ट्रिक्ट में स्टेट करवाने की, तो सीईटी भी होता है तो होम डिस्ट्रिक्ट में कराने की कितनी संभावना है? इसके बारे में जैसे सीईटी के बारे में आगे कोई निर्णय होगा, कोई दिशा निर्देश आएंगे, तभी उस दिशा निर्देशों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। सर अब की बार आपने एग्जाम में देखा होगा इंटरनल जो नकल जो ये क्वेश्चन किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस की बात या इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनल जो स्टाफ की थी वो बिल्कुल सही है। इस बार नकल यदि कहीं 1% 2% या इवन यूँ कहिए 599 भी जो केसेस बने हैं ये भी नहीं बनने चाहिए थे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक इंटरनल स्टाफ के आधार पर ज़रूर हुई है। इसमें अब आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भाई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ कुछ एक कमियाँ रह जाती हैं। और आप और हम सभी जानते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी जब चलती है, दोषी को लगभग सज़ा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा इनिशियल स्टेज में रजिस्टर जब हम करते हैं केस, वहाँ प्रमाणिकता जो उसमें कहीं का जो प्रमाण है वहाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मान लीजिए कोई स्टाफ इन्वॉल्व है, यदि हम उसके रूम में जिस रूम में उस स्टाफ की ड्यूटी है या जो सुप्रिटेंडेंट यदि है, हम वहाँ यदि उसका केस बनाते हैं 2-4 बच्चों का, कोई स्टेटमेंट हम लेते हैं किसी बच्चे की या कोई प्रमाण और लेते हैं, आजकल तो आपका मोबाइल से भी मैं फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर ऐसे इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार का प्रमाण यदि साथ में लग जाएगा तो कोई गुंजाइश बचने की नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ प्रमाण आप साथ में नहीं लगा सकते, वहाँ ऑटोमेटिकली जो अपना संविधान है, अपना कानून है, वो दोषी को सपोर्ट करेगा, तो वहाँ सज़ा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो चौथा स्तंभ है हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं उनको, और हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जो पुलिस है व्यवस्था है, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, और विशेष तौर पर हमारे बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से काम किया। और आपने देखा कि शुरू के 1-2 दिन को छोड़कर ये हमने नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित किया। इसमें हमारे बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी, हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन सभी का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। जिला प्रशासन है उनका काफ़ी सहयोग रहा, विशेष तौर पर पुलिस का भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो मैं इसमें आप सभी को बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार के सफल आयोजन के लिए। और जैसा कि अभी आप ये बोल रहे थे, पूछे थे, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो कुल जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि कुल 599 हमारे यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं। आप देखेंगे कि सफलतापूर्वक आयोजन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि 599 जो यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं वो पिछले 4 वर्ष के आंकड़े देखते हैं वो सबसे कम है ये आंकड़े। जैसे 2022 में देख रहा हूँ तो 3570 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2023 में 1813 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2024 में 918 दर्ज हुए और 2025 में 599 केसेस दर्ज हुए, जो कि आज तक के पिछले 4 वर्ष के न्यूनतम आंकड़े हैं ये। और इतने आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर भी, परीक्षा केंद्र के बाहर भी सफलतापूर्वक इतनी शांति से जो ये आयोजन हुआ है, जो परीक्षाएं हुई हैं, जो नकल की बात आ रही थी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और जो एग्जाम कैंसिल की बात करते हैं इन परीक्षाओं की, मैं सफल आयोजन की बात क्यों कर रहा हूँ कि 2022 से लेकर आज तक जो हमारी परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं वो न्यूनतम की गई हैं और उन स्थानों पर की गई हैं जहां पर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। 2022 की बात करें तो 64 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2023 की बात करते हैं तो 40 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2024 की बात करते हैं तो 29 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी और 2025 में केवल 10 स्थानों पर परीक्षा रद्द हुई है। 10वां भी आप देखते हैं कि कल की जो परीक्षा थी उसकी बात आती है, नहीं तो ये 10 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा था। ये सारा हम सबकी, आप सबकी मेहनत का परिणाम है और इसमें सभी इसमें शामिल हैं, सभी ने दिल लगाकर इसमें मेहनत की है। इस परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने की बात है। और जैसा कि अभी बताया गया आपको कि 16 एफआईआर जो दर्ज की गई थी 74 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई। एक एफआईआर हमने कल जो तावड़ू 10 परीक्षा केंद्र है उसके बारे में कल दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉपिंग की बात थी उस परीक्षा केंद्र की हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जब उसमें विस्तार पूर्वक उसके जो हमारी टीम का डिटेल्स को, हमने विवरण को पढ़ा तो उसमें पाया गया कि 27 पर्चियां फोटोकॉपी की गई थी। जो फोटोकॉपी है और बाहर से तो कोई ऐसी चीज गई नहीं, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं फोटोकॉपी हुई है।
फोटोकॉपी हुए तो चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट की ये कहीं ना ड्यूटी है, सेवादार चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट वहाँ मौजूद हैं, तो उनके विरुद्ध जो हमारी टीम द्वारा उसकी FIR दर्ज करवाई गई है। भारतीय नववर्ष उत्सव मंच द्वारा विक्रमी संवत 2082 के शुभारंभ पर भारतीय नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया। छोटी काशी भिवानी के सभी चौराहे भगवा रंग से सजाए गए। इसके अलावा विभिन्न मुख्य मार्गों पर भी भगवा झंडे लगाए गए। इतना ही नहीं, शहर में 1000 से भी अधिक दुकानों पर भगवा रंग के झंडे व बधाई संदेश मंच द्वारा भेंट किए गए, जिसके चलते हिंदू नववर्ष पर शहर में खासी रौनक देखने को मिली। यह जानकारी देते हुए भारतीय नववर्ष उत्सव मंच के सदस्य अमित बंसल मुंडालिया ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति के महत्व एवं गौरव से परिचित करवाते हैं, जिससे सनातन संस्कृति को और अधिक मजबूती मिलती है। भारतीय नववर्ष उत्सव मंच के सदस्य अमित बंसल मुंडालिया ने कहा कि युवाओं को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आने वाले नववर्ष की पूरी जानकारी रहती है, लेकिन वे हिंदू नववर्ष के बारे में कुछ नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में विवाह, शादी जैसे अन्य शुभ कार्य हिंदू पंचांग के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक जन तक विक्रमी संवत के तहत मनाए जाने वाले भारतीय नववर्ष की जानकारी पहुंचाने के लिए विक्रमी संवत 2082 का आयोजन किया गया तथा शहर को भव्य तरीके से सजाया गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन से सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया था, इसलिए यह सृष्टि का प्रथम दिन है। युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। उन्होंने कहा कि हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सनातन समाज की एकजुटता की झलक दिखती है, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहना चाहिए ताकि युवाओं को पश्चिमी संस्कृति के जाल से बाहर निकालकर सनातन संस्कृति से परिचित करवाया जा सके। भारतीय उत्सव मंच के सदस्य अतुल गुप्ता ने बताया कि बच्चों और महिलाओं में हिंदू नववर्ष के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदू नववर्ष प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। आज अपना भारतीय नववर्ष है 2082। तो भारतीय नववर्ष उत्सव मंच द्वारा पूरे शहर के चौकों को और पूरे शहर को सजाया गया है और सभी शहरवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं हम भारतीय नववर्ष उत्सव मंच की तरफ से देते हैं। हम लोग को बताना चाहेंगे कि हमारा जो एक्चुअल हिंदू नववर्ष है वो अपना चैत्र के महीने में प्रतिपदा के दिन शुरू होता है और इस दिन सर्वश्रेष्ठ यूँ माना जाता है कि आज के दिन नवरात्रे भी शुरू होते हैं और हमारी जितनी तिथि है, पंचांग है, वो सब इसी के आधार पर चलते हैं। और जो हमारा नववर्ष है 2082 चल रहा है, जो कि लगभग अपना अंग्रेजी नववर्ष से 47 वर्ष आगे है। तो अंग्रेजों के द्वारा जो परंपरा चलाई गई थी, ये लोगों को थोप दी गई, तो वो 1 जनवरी को मानते हैं। उस समय ना तो कोई ऐसे कोई सुखद कोई माहौल बनता है। अब जो चैत का महीना आप देखेंगे तो फूलों के अंदर जितने भी अपने पेड़ हमें फूल लगने शुरू हो जाएंगे, मौसम है बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा। तो इसमें बड़ा खुशी का सा एक माहौल बनता है और उस जो अंग्रेजी बनाते हैं उसके अंदर कोई ऐसा माहौल बनता ही नहीं है, बल्कि फसल भी पक्के खड़ी हो जाती है। कई ऐसे कारण हैं जिसके लिए हमें ये हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। समाज में हिंदू नववर्ष के प्रति जागृति लाने के लिए भारतीय नववर्ष उत्सव मंच पिछले कई सालों से पूरे शहर को भगवा कलर से सजा रहा है और हम देखते हैं कि लोग 1 जनवरी को ही हमारा नया साल मानते हैं। नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि हमारा नववर्ष कब होता है। चैत महीने की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। पहला जो नवरात्रा होता है उसको हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। ये विक्रम संवत जो है 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है। हम कोई भी हिंदू कार्यक्रम करते हैं, चाहे शादी विवाह है या कोई अन्य आयोजन करते हैं, उसमें हम अपने विक्रम संवत के अकॉर्डिंग ही अनुसार ही सारे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन हम जब डेट की बात आती है, दिनांक की बात आती है, तो हम अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं और इस हमारे पंचांग के प्रति लोगों को पता ही नहीं है। आने वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है कि ये पंचांग होता क्या चीज़ है। इसलिए हम इसकी जागृति लाने के लिए आज पूरे शहर को हमने भगवा कलर से सारे चौक चौराहे को सजाया है। उसके अलावा भारतीय नववर्ष उत्सव मंच ने शहर के 1000 प्रतिष्ठानों पर एक भगवा ध्वज और एक शुभकामना का संदेश का पत्रक हर दुकानदार को भेज दिया है, जिससे ताकि उनको जानकारी मिले कि आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। पहले के टाइम में आज ही के दिन से हर दुकानदार अपने खाते बही जो है नए लगाता था और आज से ही अपने नववर्ष को आरंभ करता था। लेकिन एक समय आया कि लोग अपने नववर्ष को भूल गए और इसी जागृति को लाने के लिए भारतीय नववर्ष उत्सव मंच ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से करता आ रहा है। और आज देखते हैं कि काफ़ी संस्थाएं और काफ़ी शहर के लोग
इससे प्रेरित होकर आज अपना हिंदू नववर्ष को मनाते आ रहे हैं और धूमधाम से आज ये नववर्ष मनाया जा रहा है। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का भी आज रखी है, जिसमें जो भी प्रतिभागी अपने प्रतिष्ठान को, घर को, अपनी दुकान को की साज सज्जा करता है और उसकी एक सेल्फी बनाकर हमारे व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर पहले तो आप सभी को नव विक्रमी संवत 2082 और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ईश्वर से ज्यादा यही प्रार्थना है, सभी का नया वर्ष खुशियाँ और मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक और उन्नति लेकर के आए। अपना जो ये नव वर्ष जो है विक्रमी संवत, ये पूर्णतः विज्ञान पर आधारित, ऋतु पर आधारित, मौसम पर आधारित होता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि एक मिनट रोकियो। आर्य कन्या उच्च विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस व वैदिक नववर्ष के आरंभ के उत्सव का आगाज हवन के साथ किया गया। वैदिक ध्वनि ओम और गायत्री मंत्र के उच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ थे। वैदिक शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट के प्रधान प्रेम प्रकाश अग्रवाल, मंत्री विमलेश आर्य, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य, नरेश गर्ग, बिल्लू कुंगड़िया, रामदेव तायल, एडवोकेट सुरेंद्र जैन व पूर्व एमसी नरेंद्र सराफ विशिष्ट अतिथि रहे। आर्य कन्या उच्च विद्यालय के पारितोषिक वितरण समारोह में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि यह विद्यालय प्राचीन समय से भिवानी के बच्चों व कन्याओं को शिक्षित व संस्कारित करता आ रहा है। इस विद्यालय द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। प्रधान प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में इस विद्यालय में प्रवेश करवाएं, क्योंकि यह विद्यालय आपके बच्चों को संस्कारित व शिक्षित करने के लिए हमेशा से वचनबद्ध है। मुख्य अध्यापिका किरण नागपाल ने वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति दी तथा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए व अगली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए सबको बधाई दी। कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश ने महर्षि दयानंद के बारे में बताते हुए कहा कि केवल उनके प्रयास से आज महिलाएं शिक्षित हैं, नहीं तो महिलाओं को शून्य के बराबर समझा जाता था। वैदिक शिक्षा प्रचारक ट्रस्ट के मंत्री विमलेश आर्य ने सभी को वैदिक नववर्ष व आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर बच्चे में विशेष प्रतिभा होती है। हम सभी अभिभावकों व शिक्षकों को कर्तव्य है कि वे उनकी छिपी प्रतिभा को पहचाने व उनको उनके अनुरूप परिवेश दें। आर्य कन्या विद्यालय बचपन में इसके गेट के सामने से वैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाया करते, तो बड़ा अच्छा लगता था कि बच्ची जैसा ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर लाभ उठाती है। ऐसे स्कूल में आज चीफ गेस्ट के रूप में आना पड़ा और मुझे विश्वास है कि इस स्कूल के माध्यम से हमारे सारे बच्चे होशियार निकलेंगे और आने वाले समय में ये देश का भविष्य बनेंगे। इनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा जो यहाँ से प्राप्त हो रही है वो मिले। इसके साथ ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आर्य कन्या उच्च विद्यालय भिवानी का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इसमें हम मेधावी जो बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक नंबर लिए हैं और जो विभिन्न एक्टिविटीज में वर्ष भर में जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। माननीय विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज, योग, ये कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर भिवानी नगर निवासियों को नव वर्ष जो हमारा वैदिक नव वर्ष है 2082 उसकी भी सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जिन बच्चों ने आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। मैं प्रेम प्रकाश अग्रवाल, प्रधान आर्य कन्या उच्च विद्यालय भिवानी का ये कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं और वैदिक शिक्षा भी दी जाती है और हर हफ्ते हवन कराया जाता है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और एक दूसरे की सेवा करने का मौका मिले। और यहाँ सब बच्चों का पर्सनल ध्यान रखा जाता है
मैडमों द्वारा, ताकि कोई बच्चा इधर उधर ना जाए और सबको स्टेज पर आने का मौका दिया जाता है ताकि उसकी हिचक दूर हो और वो आगे बड़ा काम कर सके। मैं मुख्य अध्यापिका किरण नागपाल आर्य कन्या उच्च विद्यालय शिक्षा मार्ग भिवानी से कहना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों का प्रवेश इस विद्यालय में करवाएं, क्योंकि यह विद्यालय आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव वचनबद्ध है तथा यह पूर्ण कोशिश करता है कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय में स्टेज पर चढ़े और उसमें अपना कॉन्फिडेंस हो और उसकी हेजिटेशन दूर हो। इस सब बातों के लिए यह हमेशा प्रयासरत रहता है। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह व वैदिक नववर्ष के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़ा प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्कूल के प्रत्येक बच्चे ने भाग लिया है और उसका उद्देश्य भी यही है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, प्रत्येक बच्चा विकास का अधिकारी है। चैत्र नवरात्रे पर छोटी काशी भिवानी से धर्म की ऐसी रसधारा निकली जो पूरे हरियाणा से होती हुई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में माता रानी के विभिन्न रूपों को पूजने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के सागर में डुबो देगी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के विशेष धार्मिक मिशन के तहत माता रानी की अखंड ज्योत को लेकर जय भवानी जय भिवानी का रथ लगातार चौथे वर्ष पहाड़ी माता, देवसर वाली माता व भोजा वाली माता मंदिरों से होते हुए शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि जय भिवानी जय भवानी का रथ दिल्ली में अखंड ज्योत के साथ 8 दिन तक श्रद्धालुओं के घर जाएगा, जहां सुबह यज्ञ एवं शाम को माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ के विशेष धार्मिक मिशन के तहत माता रानी की अखंड ज्योत को लेकर जय भवानी जय भिवानी का रथ लगातार चौथे वर्ष पहाड़ी माता, देवसर वाली माता व भोजा वाली माता मंदिरों से होते हुए शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पहाड़ी माता भिवानी परिवार मैत्री संघ के विशेष धार्मिक मिशन के तहत माता रानी की अखंड ज्योत को लेकर जय भवानी जय भिवानी का रथ लगातार चौथे वर्ष पहाड़ी माता, देवसर वाली माता व भोजा वाली माता मंदिरों से होते हुए शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पहाड़ी माता नकीपुर भिवानी में श्रीमती संतोष एवं श्री शंकर लाल नकीपुरिया ने माता के दरबार में ज्योत प्रज्वलित की। देवसर धाम मंदिर में श्रीमती लता मोडा व पवन कुमार मोडा ने ज्योत को प्रज्वलित किया, जबकि श्री भोजा वाली मंदिर में श्रीमती कमला देवी और मामन चंद गुप्ता की ओर से उनके परिजनों ने पवित्र ज्योत प्रज्वलित की। उनके सुपुत्रों संजय गुप्ता, दिनेश गुप्ता, राजेश गुप्ता व अन्य परिवारजनों ने माता के पवित्र दरबार में हाजिरी लगाई। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने वर्ष 2022 कोविड में ये यात्रा शुरू की। जिस प्रकार से हरिद्वार से गंगा जल लाके हम कावड़ में अपने मंदिर तक ले आते हैं, ऐसे जब कोविड में मंदिर बंद हो गए थे तब भिवानी परिवार मैत्री संघ ने एक नया योजना बनाई, क्यों न अपनी कुल देवियों से हम ज्योत लेके दिल्ली लेकर जाएं। तो इसका नाम पड़ा जय भवानी जय भिवानी। तो ये यात्रा हर साल होती है। हमारी कुलदेवी है पहाड़ी माता, हमारी कुलदेवी है देवसर वाली माता, हमारी कुलदेवी है भोजा वाली माता। यहाँ से हम ज्योत लेकर नवरात्र में दिल्ली ले जाते हैं और सुबह एक घर में यज्ञ करते हैं, शाम को दूसरे परिवार में माता का गुणगान करते हैं, माता की चौकी करते हैं। ऐसे 4 साल से ये क्रम चल रहा है लगातार। भिवानी परिवार मैत्री संघ का 9 संवत का पंचांग बनाते हैं और उसको खूब बड़ी संख्या में उसका वितरण करते हैं। ये पंचांग है, पूरे साल का कैलेंडर है, ये हम वितरित करते हैं। तो आज ये भिवानी की धरती पर हम लोग भोजा वाले देवी मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ आज लाला मामन चंद गुप्ता पेट्रोल पंप वाले जो हैं, उनके परिवार ने आज का ये कार्यक्रम का यजमान परिवार के रूप में हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। यहाँ हम ज्योत जलाएंगे और ये यात्रा आप दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। और अब चलते चलते मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा अचानक सुर्खियों में आ गए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद यह मामला गर्मा गया। भारतीय इतिहास में महाराणा सांगा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। महाराणा सांगा के बिना मेवाड़ का उल्लेख अधूरा है। महाराणा सांगा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना दिया था। पिता की मौत के बाद महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने थे।
उनकी सेना में 80,000 घोड़े, 500 हाथी और करीबन 2 लाख पैदल सैनिक थे। दुश्मन उनके नाम से ही खौफ खाते थे। खातौली का युद्ध 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के नेतृत्व वाले लोदी वंश और महाराणा सांगा के नेतृत्व वाले मेवाड़ साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से हरा दिया था। महाराणा सांगा ने मंदसौर की घेराबंदी के ठीक बाद रणथंभौर में इब्राहिम लोदी को हराया था। 1517 और फिर 1519 में उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को हराया। 1520 में महाराणा सांगा ने इधर राज्य के निजाम खान की सेना को हराया और उसे अहमदाबाद की ओर धकेल दिया। कई लड़ाइयों के बाद महाराणा सांगा ने सफलतापूर्वक उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया। पंजाब और सिंध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनाई। महाराणा सांगा ने बाबर की बढ़ती ताकत को रोकने की तैयारी शुरू कर दी। उसने आगरा पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, जो बाबर के शासन में था। जब मुगल बादशाह बाबर को इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटे हुमायूं को बुलाया। इस युद्ध में बाबर की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने पहले वो ऐसे शासक थे जिनका लक्ष्य था दिल्ली पर कब्जा करना। इस क्रम में उन्होंने अपने आसपास की रियासतों को जीतकर अपना परचम फहराया। महाराणा सांगा और बाबर के बीच भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा में युद्ध हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में महाराणा सांगा को 80 घाव लगे थे, लेकिन इसके बाद भी महाराणा सांगा ने युद्ध लड़ा। महाराणा सांगा की एक आंख, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी काम नहीं करता था, लेकिन महाराणा सांगा ने हिम्मत कभी नहीं हारी। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर नारी सम्मान समारोह में सांसद किरण चौधरी ने वीरांगनाओं को किया सम्मानित। शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पिछले 4 वर्षों के मुकाबले में सबसे कम नकल के मामले दर्ज। भारतीय नववर्ष उत्सव मंच ने मनाया हिंदू नववर्ष, शहर के चौराहों को सजाया। आर्य कन्या स्कूल द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, कहा विधायक घनश्याम सराफ ने। माता की अखंड ज्योत लेकर जय भवानी रथ दिल्ली के लिए हुआ रवाना। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।